हेलो एवरीवन, मैं खुशी। और आज है 24 नवंबर और आज मैं सुबह सुबह आप लोग के बीच 24 नवंबर का न्यूज़ लेकर के आई हूँ। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और आज हम लोग 24 नवंबर से जो भी न्यूज़पेपर से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे बीच में पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो हाल ही में इसरो के GSAT-N20 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को किस कंपनी के रॉकेट फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है। तो ये है स्पेसएक्स से किया गया है। देखते हैं इसके बारे में विशेषता क्या है। तो फाल्कन 9 स्पेसएक्स को 2 चरणों वाला पुनः प्रयोज्य रॉकेट है ये। और देखते हैं GSAT-20 के बारे में क्या विशेषता है। तो GSAT-20 उपग्रह जो है, जिसे हम लोग GSAT-N2 भी कहते हैं, इसी का नाम है ये। इसके वज़न जो है 4700 kg है और 48 Gbps की क्षमता वाला एक उच्च थ्रूपुट संचार उपग्रह है। ये क्या है? तो एक संचार उपग्रह है, ये ध्यान में रखना है। संचार उपग्रह है, अक्सर एग्जाम में ऐसे पूछ देता है कि GSAT-20 क्या है। तो ये एक संचार उपग्रह है। इसरो के प्रक्षेपण यान देखते हैं कि हमारे इसरो के पास कैसा प्रक्षेपण यान है। तो हमारे इसरो के पास 4 प्रकार के रॉकेट हैं, यानी कि SSLV रॉकेट का नाम है, PSLV और GSLV और LVM-3। ये चारों क्या है? तो 4 प्रकार के रॉकेट का नाम है। और चारों में क्या अंतर है? तो अंतर ये है कि बस केजी के हिसाब से कि इसके पास 500 केजी तक के वज़न का उपग्रह ये प्रक्षेपित कर सकता है। ये है 1750 केजी तक के उपग्रह का मतलब प्रक्षेपण कर सकता है। और ये है 2200 केजी और यहाँ है 4000 केजी। तो ये इसमें चारों में मूल अंतर यही है। हाल ही में टेस्ट किए गए दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट का नाम क्या है? रॉकेट का नाम है या रॉकेट, तो इसका नाम है स्टारशिप। सबसे ताकतवर है स्टारशिप। और ये जो स्टारशिप है, स्टारशिप 6ठा टेस्ट है स्टारशिप का। और ये टेक्सास में किया गया है, टेक्सास के बोका चिका से लॉन्च किया गया है इसको। अभी डोनाल्ड ट्रम्प बने हैं राष्ट्रपति। इन्होंने हालांकि अभी वोट नहीं लिया है, शायद 20 जनवरी को ये लेंगे। फिर भी इस टेस्ट में ये यहाँ थे, इसको देख रहे थे। तो इस ताकतवर क्या है? ताकतवर रॉकेट का नाम क्या है? तो स्टारशिप है, दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट है, ध्यान में रखना। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये है केरला। केरला को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो हाल ही में 21 नवंबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया गया है 21 नवंबर को। तो इसी दिन केरला को क्या मिला है? तो केरला को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पे मत्स्य पालन विभाग ने 2024 के विश्व मत्स्य पालन दिवस के थीम क्या रखा है? ये थीम अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। तो इसका थीम है भारत का नीला परिवर्तन, लघु स्तरीय और सतत मत्स्य पालन को सुदृढ़ बनाना, ये इसका थीम है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति ने अपनी सेना के जनरल की उपाधि दी है? हमारे आर्मी चीफ जो है उपेंद्र द्विवेदी, इनको कौन सा पड़ोसी देश जो है वो राष्ट्रपति अपने जनरल की उपाधि दी है, सेना के जनरल की उपाधि? तो ये है नेपाल से इनको मिला है। देखते हैं इसकी विशेषता। तो नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो रामचंद्र पौडेल है। इन्होंने ही इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र चौहान को नेपाली सेना के जनरल की मानद की उपाधि दी है। देखते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। मुद्रा क्या है? तो नेपाली रुपया है। प्रधानमंत्री कौन है वहाँ की? तो KP शर्मा ओली है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल है। अक्सर कभी कभी पूछ देता है राष्ट्रपति वगैरह, तो ध्यान में रखना। किस शहर की वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति की वजह से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान चरण 4 को लागू किया गया है? ये तो इतना न्यूज़ में है कि लगभग सबको पता होगा कि दिल्ली है। दिल्ली में अभी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, जिसके वजह से ये ग्रैप, इसका शॉर्ट नेम क्या होता है? ग्रैप होता है। ग्रैप का चरण 4 लागू किया गया है। देखते हैं इसके बारे में आगे कि वायु प्रदूषण पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। SC मेहता बनाम भारत संघ दिल्ली प्रदूषण मामले की पृष्ठभूमि। तो दिल्ली NCR क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता में गंभीर रूप से गिरावट आई है, जिसके कारण
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन, यानी इसको ग्रैप बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ग्रैप, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का ये चौथा चरण इसका लागू, ये टफ होता है चौथा, वही लागू किया गया है चौथा को। ग्रैप को 4 अलग अलग चरणों में वर्गीकृत किया गया है। पहला चरण जो है जिसका खराब होगा 200 से 300 के बीच में होगा। दूसरा चरण क्या है कि बहुत ख़राब, यानी कि 300 से 400। और तीसरा चरण क्या है, गंभीर है, 401 से 450। चौथा चरण अत्यंत गंभीर, जो कि 450 से ऊपर है, जो अभी दिल्ली में है, जो 450 से ऊपर, इसलिए ग्रैप का चौथा चरण लागू किया गया है। यहाँ देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 21 जो है ना, 21 के तहत हमारा मौलिक अधिकार है ये, जो नागरिकों को प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार की गारंटी देता है कि प्रदूषण मुक्त हमको पर्यावरण चाहिए, ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो ये ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 21 के तहत ये मौलिक अधिकार में शामिल है प्रदूषण मुक्त पर्यावरण। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां, मतलब कि 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है, तो ये बना है अर्मेनिया। 104वां बना है अर्मेनिया। तो यहाँ अभी मतलब 2-3 महीने में लगभग 2-3 देश ने इसमें क्या अपना सदस्य बने हैं इसके। तो ये पूछ सकता है कि 104वां अर्मेनिया है, तो 103वां कौन बना, तो ये बना है सीरिया। 103वां सीरिया बना है। और 4वां कौन सा बना है, तो अर्मेनिया। एक पीछे का पूछ सकता है, इसलिए मैंने 103वां बता दिया कि सीरिया है। और चौथा कौन सा बना है, तो अर्मेनिया। हाल फिलहाल में अर्मेनिया बना है। घोषणा की तिथि क्या है, तो 21 नवंबर 2024 को ये बना। अर्मेनिया ने आधिकारिक रूप से IAC का 104वां पूर्ण सदस्य बनने की घोषणा कर दी है, रणधीर जायसवाल द्वारा की गई है। तो अर्मेनिया IAC की सदस्यता के लिए अपना अनुबंध दस्तावेज। अब देखते हैं यहाँ कि IAC क्या है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बहुत चर्चा में रहता है, ये हमेशा हर महीने चर्चा में रहता है। मतलब देखो तो 1 महीने की न्यूज़ में एक बार इसकी चर्चा हो ही जाती है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 30 नवंबर 2015 को। ये इम्पॉर्टेंट है IAC संगठन जो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 30 नवंबर 2015 को हुआ था। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद, इन दोनों लोगों ने मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय भारत में है। भारत में कहाँ है इसका मुख्यालय, भारत में कहाँ है, क्या आप लोग हमें बता सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है। वैसे भारत में है, तो भारत के गुरुग्राम में है। IAC के प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो सौर ऊर्जा का प्रसार, वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, लागत में कमी और सौर ऊर्जा उत्पादन लागत को कम करना, नवाचार और अनुसंधान, सौर ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार, शोध और क्षमता निर्माण को प्रोत्साहन करना, ये इसका क्या है, तो IAC का प्रमुख उद्देश्य है। साल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, तो ये हमारा राज्य बिहार करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, पैरा गेम्स की मेजबानी कौन करेगा 2025 में, तो ये करेगा बिहार। देखते हैं आगे इसके बारे में। बिहार आपदा के पूर्वानुमान के लिए नीतीश ऐप लॉन्च किया गया है। तांबे से बना बापू टावर, जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य पटना। हम बिहार से रिलेटेड जो भी पिछले दिनों न्यूज़ में था उसे डिस्कस कर रहे हैं कि तांबे से बना बापू टावर तो पटना में है। पटना में कुछ दिन पहले चर्चा में था। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य मतलब बिहार के पटना से शुरू किया गया है। बिहार में नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो ये कहाँ है, ये नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य। आप लोग ये इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि ये कहाँ है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये BPSC हो या फिर टीचर का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी मतलब बिहार का एग्ज़ाम हो, उसमें ये 100% आएगा, क्योंकि ये अभी अभी हुआ है ना। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब अजगैबीनाथ धाम कर दिया गया है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन। प्राइम मिनिस्टर ने दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी है। दरभंगा में एम्स भी खुल रहा है। राजगीर बिहार 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 की मेज़बानी करेगा। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप की मेज़बानी
कौन करेगा? तो बिहार में राजगीर करेगा, ध्यान में रखना है। बिहार कला संस्कृति विभाग द्वारा बिहार में कहाँ पर पहली बार वज्जिका महोत्सव मनाया जाएगा? तो वज्जिका महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा मुजफ्फरपुर में वज्जिका महोत्सव। और शायद ये पहली बार मनाया जा रहा है वज्जिका महोत्सव, इसलिए इसको ध्यान में रखना होगा कि पूछ देता है ना पहली बार मनाया जाता है तो कि कहाँ मनाया गया है, तो कहाँ पे मनाया गया है? तो ये मनाया गया है मुजफ्फरपुर में, ध्यान रखना है, मुजफ्फरपुर में बनाया गया है। हाल ही में किस दक्षिणी अमेरिका देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल घोषित किया है? कहाँ पे पानी की कमी के कारण आपातकाल घोषित किया गया है? तो ये इक्वाडोर में घोषित किया गया है। कहाँ किया गया है? तो ये इक्वाडोर में घोषित किया गया है। इक्वाडोर में पानी की कमी के कारण आपातकाल घोषित किया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा बिहार में कहाँ पर पहले माइक्रोबायोलॉजी लैब विकसित किया जाएगा? तो बिहार में ये कहाँ किया जाएगा? तो ये पटना में किया जाएगा। बिहार में पटना में पहले, ध्यान रखना है, पहले माइक्रोबायोलॉजी लैब है। तो ये पूछ सकता है, कोई भी राज्य में पहला हो या फिर इंडिया में पहला हो, तो ये पूछता है, तो इसलिए ध्यान में रखना है कि पटना में किया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि फसाई देश भर में 34 माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला का एक नेटवर्क बनाने की दिशा में काम कर रहा है, जो ई कोलाई, सल्मोनेला और लिस्टीरिया सहित 10 रोगाणुओं के लिए खाद्य उत्पादकों के परीक्षण करने में सक्षम है। तो उसी के तहत बिहार के पटना में पहला माइक्रोबायोलॉजिकल लैब के स्थापना होगी। और आज हमारा न्यूज़ इतना ही था, और आज हम लोग का न्यूज़पेपर का निचोड़ ये था, तो आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और अगर आप लोगों को मेरा ये पहल अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कल मॉर्निंग में मिलते हैं। ओके।